मतलब क्या होता है, और अपने मन से उसको आइडियल मानना है। एमीटर का काम होता है टू मेजर करंट, यानी जिस जगह ये लगा है उससे पास करने वाला करंट एमीटर मेजर करता है। और अगर आइडियल एमीटर है तो तुम्हें बस क्या कर देना है, जिस जगह पे लगा है उस जगह पे एक वायर बना देना है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, और वो अपने थ्रू करंट को पास करने देता है। जो भी पास करेगा वही इसकी रीडिंग होगी, यानी इससे जो करंट पास करेगा वही उसकी क्या होगी, रीडिंग होगी। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, यानी इस दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका मेजर करना, मेजरमेंट करना वोल्ट मीटर का काम है। या तो ये बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होता है, या तो बैटरी के अक्रॉस होता है या तो रजिस्टर के अक्रॉस होता है। तो ये किसी बैटरी के अक्रॉस पैरेलल में लगा दिया जाएगा या रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में लगा दिया जाएगा, ठीक है। यानी इस ए और बी के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही ये बताएगा। अब जब भी कभी आइडियल वोल्ट मीटर लिखा जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब कि वो अपने रास्ते कोई करंट पास नहीं करने देता। तो जहां पे ये डब्बा लगा हो उस डब्बे को हटा देना है और तार को भी नहीं जोड़ना है। तार को कैसा लिखना है, ओपन सर्किट, ओपन छोड़ देना है। ये आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल एमीटर है। इसके अलावा कुछ भी आइडियल नहीं है। गैल्वेनोमीटर आइडियल होता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। अगर नॉन आइडियल एमीटर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और नॉन आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इन डब्बों को जब हटाया जाएगा जो कि आइडियल नहीं है तो वो अपना काम तो करेंगे। गैल्वेनोमीटर का काम होता है बस ये पता करना कि करंट है या नहीं है, डिटेक्ट करंट। यानी ये करंट का मेजरमेंट नहीं कर पाता है, बस करंट यस या नो में बताता है कि करंट है या नहीं है। एमीटर करंट बताएगा, इससे पास करने वाला जो भी करंट आई होगा वो मेजर करेगा, लेकिन नॉन आइडियल है तो इसमें एक रेजिस्टेंस भी होगा। इसी तरह से वोल्ट मीटर को हटा के हम उसकी जगह रेजिस्टेंस दिखाएंगे और वो क्या मेजर करेगा, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करेगा। बात क्लियर है। तो कुछ चीजें आइडियल हैं, आइडियल मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, और ये सारे नॉन आइडियल डब्बे हैं। नॉन आइडियल डब्बे में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, ठीक है, नोट कर ले। नहीं, इसमें रेजिस्टेंस 0 है, तभी हमने यहां वायर दिखाया है, और इसमें इनफाइनाइट है इसीलिए हमने इसको ओपन सर्किट दिखाया है। कौन, ऐसी जगह लगाएंगे जहां से करंट मेजर हो सके, उसके थ्रू पास करने वाला करंट ये मेजर करता है। वायर को कट करके लगाया जाएगा, जिस करंट को मेजर करना है उसको कट करके लगाया जाएगा। तो हमें किन डब्बों की जगह क्या लगाना है उसका आइडिया पहले क्लियर करना है, और ये लगाने के बाद फिर करना क्या होता है, एमीटर है तो इस रास्ते करंट पता करना है, वोल्ट मीटर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना। गैल्वेनोमीटर है तो कुछ नहीं, हमें बस ये पता करना है करंट है या नहीं है।
नोट कर लिया है? तो सबसे पहले अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू ही सारी बातें कवर करना है। इस एग्जाम्पल में एक आइडियल एमीटर लगा है और एक वोल्ट मीटर, कुछ ना बोला जाए तो उनको आइडियल माना जाएगा, और हमें बताना है रीडिंग ऑफ ए एमीटर यानी ए की रीडिंग क्या होगी एंड वोल्ट मीटर वी की रीडिंग क्या होगी। तो यार यहां दो डब्बे लगे हैं, एक एमीटर लगा है और एक वोल्ट मीटर लगा है। तो बताओ इन डब्बों को हटा के हमें क्या लिखना होता है? अभी अभी मैंने बताया डब्बों को हटा के क्या करना होता है। तो यार ये 1 और 1 है, तो इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख दूं, 2 ओम। 2 ओम का रजिस्टर, यहां एक डब्बा लगा था उसकी जगह हमें क्या लगा देना है, वायर लगा देना है, और यहां एक डब्बा लगाया था उसकी जगह हमें क्या लगा देना है, ओपन सर्किट, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बताओ जैसे ही हमने यार डब्बे हटा दिए तो अब सर्किट हमें इजी दिख रहा है। हमें इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो रीडिंग किसकी हो जाएगी, वोल्ट मीटर की, और इस रास्ते जो करंट पास कर रहा होगा वो रीडिंग किसकी हो जाएगी, एमीटर की। तो बताएं एमीटर की रीडिंग कितनी है ना। क्या इस सर्किट से बैटरी से जो भी करंट निकलेगा वो इस लूप के रास्ते वापस आएगा, और कोई रास्ता है ही नहीं, तो आई कितना हो गया 2/2, यानी कितना 1 एम्पियर करंट आ गया, यानी एमीटर की रीडिंग कितनी आ गई 1 एम्पियर। वोल्ट मीटर मतलब इस ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना। कोई बताया वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी? हाँ, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? तो जब भी कुछ एक्सप्लेनेशन ना मिले तो हमें वोल्टेज इक्वेशन लिखना चाहिए। हम ए से चलना शुरू करते हैं, वी ए, ठीक है, यहां से यहां कोई अंतर आया नहीं, फिर यहां से यहां रेजिस्टेंस है ही नहीं। क्या यहां से यहां वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आया? यहां से यहां भी कोई अंतर नहीं आया, यहां से यहां तो -0 -0 -0 बराबर वीबी, तो वीए माइनस वीबी क्या आ गया? क्या तुम्हें दिखता, सीधे सीधे नहीं दिख रहा है यार कि ए और बी के बीच में बस एक वायर है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और रेजिस्टेंस नहीं है तो कुछ भी करंट बना रहे, इस ए के अक्रॉस और बी के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आनी है, 0। कोई दिक्कत भाई लोग? और आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल कोई ना कोई क्वेश्चन से ही उठाया गया है, इसमें कोई ना कहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर, चलो दिया होगा कहीं ना कहीं, ओके हाँ यही है, कौन सा 51। तो तुम जब करोगे तो नोट हो जाएगा, फिर उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये 2 बैटरी का क्वेश्चन है और हमें बताना है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। ऐसे वोल्ट मीटर लगा है ए और एन के बीच में, तो क्या पता यार ए और एन के बीच में इधर और इधर मैंने 2 टर्मिनल दिखा दिए हैं। बैटरी को, वोल्ट मीटर को क्या करना पड़ता है, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो हमें वहां क्या दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना है ना, ओपन सर्किट दिखाना है। 20 ओम, फिर यहाँ ए टर्मिनल है, यहाँ 10 वोल्ट, और ये अच्छा इसका ए नाम है, इसका एन नाम है, इसका बी। तो हमें क्या बताना है, एक तरह से हमें ए और एन के बीच का यानी VA माइनस VN बताना है, वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? सबसे पहले हमने डब्बा हटा के उसको सिंपल इजी लुक में ला दिया है, और अब हमें ए और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लाना है। कैसे लाओगे? क्या यहाँ 2 लूप हैं? पहली बात तो यह कि इस डब्बे को देखोगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, हम डब्बा हटा के ही बात करें तो ज्यादा बढ़िया है ना। क्या वोल्ट मीटर को हटा के ओपन सर्किट दिखा दिया जाता है, और जैसे ही हमने यहां ओपन सर्किट किया तो अब एक ही बॉक्स तो बचा, एक ही तो लूप बचा। एक 4 वोल्ट की बैटरी, एक 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी,
करंट इधर फ्लो कराना चाहती, 4 वोल्ट की इधर कराना चाहती, लेकिन एक लूप है तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों तरफ करंट फ्लो कर सकता है। करंट ओवरऑल एक ही डायरेक्शन में करेगा, तो किसके हिसाब से करेगा? 10 के साथ। तो यहां से करंट निकलेगा, यहां से होता हुआ इस बैटरी में एब्जॉर्ब होगा। एक स्ट्रॉन्गर बैटरी है और एक वीकर बैटरी है, तो चलेगी किसकी? स्ट्रॉन्ग बैटरी की। तो देखा जाए तो ये डिस्चार्ज हो रही होगी और इसका डिस्चार्ज होने के बजाय क्या हो रहा है? चार्जिंग हो रहा है। यहां करंट एब्जॉर्ब करेगा, यहां से करंट निकलेगा और वो करंट इस बैटरी को वापस, एक लूप है तो एक ही करंट होगा। अब हमें यार क्या करना है? ए और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए से एन तक की वोल्टेज इक्वेशन लिखना पड़ेगी। लिखते हैं जरा। वी ए, ठीक है, यहां से यहां कोई अंतर नहीं, यहां से यहां जाएंगे तो -20i, यहां आ गए। फिर यहां से यहां जाएंगे तो -4 बराबर क्या? Vb। तो Va माइनस Vb अगर चाहिए तो वो होगा 20i + 4, लेकिन हमें i भी तो नहीं पता, i कैसे आएगा? क्या इस पूरे लूप को a से शुरू करके, चलो इसका नाम मैं a रख देता हूं, यहां से शुरू करके वापस a के लिए केवीएल, एक केवीएल लगाओ तो i आ जाएगा। ये केवीएल नहीं था, केवीएल तो तब होता है जब लूप होता है। चलो मैं a से शुरू करके वापस a के लिए बात करता हूं। Va, हाँ, -20i -4 -10 i, क्यों? अच्छा ये रेजिस्टेंस छूट गया यार 10 ओम का, तो -10i, सॉरी, +10 बराबर क्या? Va, नहीं, ये 20i 10i उस तरफ जाएगा, 30i और 6, तो i बराबर कितना आ गया? 1/5। 1/5। क्या i की हमें यहां जरूरत थी? 20 × 1/5 + 4 कितना आ गया? 8 वोल्ट। यार कुल मिला के हमने कुछ नहीं किया, पहले एक केवीएल से i निकाल दिया है। ये आई तुम्हें सीधे भी दिख सकता है। अब यार इतना रिडक्शन के बाद तुम्हें समझ आ रहा है 10 और 4 की लड़ाई में नेट जीत कितने से हुई है? 6 से, और उससे कितने करंट रेजिस्टेंस को करंट मिला है? 30 ओम को, तो 6/30 आया है। क्या जनता समझ पा रही है? एक बार आई आ गया तो ए से बी तक का वोल्टेज इक्वेशन लिखना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पहली बार था कि 2 बैटरी थी इसमें। अच्छा 2 बैटरी में कभी किसी से गलती हो जाए, करंट ऐसे ना मान के ऐसे मान लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तुम कुछ एजम्पशन लो, उस एजम्पशन को लास्ट तक फॉलो करते रहो, जो कुछ आंसर निकले वो डाल दो वापस, तब भी आंसर सही सलामत निकल आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि करंट तुम सही मानो। क्या बात समझ में आ गई यार? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? इधर नहीं, आगे ही होगा। चलो ठीक है, रहने दो। डायग्राम नोट कर लो, आंसर लिख लो, कभी ना कभी आएगा तो फिर दोबारा कर लेना। अगला क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट प्रिंट हो गई? कल नहीं दिया था क्या? कल दे दिया था, बारिश तो वही बारिश हो रही थी तो वो प्रिंट करना भूल गया। नहीं, वहां तो कर दे दिया था, हमने लाना भूल गया। नोट कर लिया भाई? एक क्वेश्चन अपने मन से करके दिखाएं। क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ एमीटर बताना है। इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी?
हाँ भाई, कितने लोग हुआ ये? कितना आया? कितना आया? कैसे किया? सर इन दोनों को पैरेलल में लिया, ठीक है, और फिर इसको ऐड करके और इसको बीच में इक्वेशन ये दोनों पैरेलल में, फिर और इसके साथ इसको पैरेलल में ये भी है। पैरेलल में नहीं है ये। मुझे बताओ पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है? यहां से करंट चलेगा, यहां से करंट जाएगा, दो रास्ते, एक रास्ता ये मिलेगा, एक रास्ता ये, फिर यहां पे दो रास्ते, और सारा करंट यहां से लौटेगा। हम कह सकते हैं बैटरी से जितना निकला है उतना ही लौटेगा। ठीक है, क्या ये और ये तीनों पैरेलल हैं? देखो, ये दोनों कॉमन हाई है और ये दोनों कॉमन लो हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं। ये पैरेलल, अच्छा ये वाला, हाँ ये तीन पैरेलल हैं। अगर कोई कहे, देखो क्या करंट इधर से वापस होता हुआ इधर वापस आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट इससे 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 तीनों से कॉमन है, सुपर हाई से थोड़ा कम हाई, और ये वाला पॉइंट इससे इससे और इससे तीनों से कॉमन है। ये कर सकते हैं, तुमने किया वही है। तो दो दो और दो कितना हो गया? अच्छा उसके बगल वाला लिखा रहने दो क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, तो ये कितना आ गया? 2/3। और जैसे ही तुम यार इन तीन को रिड्यूस कर दोगे तो ये सर्किट बहुत इजी हो जाएगा। बस यही करना था। अब क्या, जितना करंट इससे आएगा वही लौटेगा और वही एमीटर की रीडिंग होगी। एमीटर हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है? वायर। तो ये आई बताना था। कितना आ गया यार? 2/2 प्लस 2/3 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3/4। ठीक, बात क्लियर है? इतना सा बस क्रैक करना था, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान है। हाँ, अगर किसी ने इतने दो को क्रैक किया होगा तो समस्या है कि फिर से दो लूप नजर आएंगे तो और मुश्किल नजर आएगा। क्लियर है भाई? एडजॉइनिंग सर्किट कहां है? ये क्वेश्चन नंबर है 58। एक ऐसे एमीटर लगा है, ऊपर एक आर लिखा है और नीचे एक वोल्ट मीटर लगा है। वोल्ट मीटर के बारे में कुछ लिखा है, उसका रेजिस्टेंस है, और ऊपर जो आर है कितना? चलो ये वाला आर 75 ओम दिया है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूछा है। तो यार वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। मैं यहां पे कुछ पॉइंट बना देता हूं, ए और बी। वोल्ट मीटर आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, हमें इस बात पे डाउट नहीं करना है कि वो गलत रीडिंग देगा, रीडिंग तो सही देगा। ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 120 दिया है क्या? ओके, इसकी रीडिंग 120 वोल्ट दे रखी है। इसका मतलब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 120। ये वाला आर 75 है, तो हमें वोल्ट मीटर का आर बताना है। तो वोल्ट मीटर एक नॉन आइडियल रजिस्टर है, नॉन आइडियल वोल्ट मीटर है, तो इसकी जगह इसको हटा के हमें क्या दिखाना है? एक आर दिखा देना है। तो वोल्ट मीटर में हटा देता हूं और उसकी जगह मैं दिखा देता हूं एक रेजिस्टेंस। यहां पे हमने कोई रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लिया, यही हमें बताना है, ये बताना है। अच्छा, एमीटर हटा के क्या करना है? एमीटर की रीडिंग दे रखी है 2 एम्पियर, तो तुम्हें यार एमीटर हटा के वहां पे वायर दिखाना है या 2 एम्पियर का करंट दिखा देना है। ये क्वेश्चन है यार, वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना है, नहीं आर बताना है वोल्ट मीटर का। ठीक, क्या करने वाले हैं? ये पार्ट ऑफ द सर्किट, ऑब्वियसली इसके पीछे भी सर्किट होगा, इसके आगे भी, ये दिखाया नहीं गया है। क्या बता, 120 वोल्ट इसके अक्रॉस है तो इसके अक्रॉस भी है, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी 120 ही है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। R और 75 को रिड्यूस करोगे तो एक रजिस्टर दिखाया जा सकता है, कितना, एक रजिस्टर इसका एक रेजिस्टेंस लिखा जाएगा 75R डिवाइड बाई 75 प्लस R, और इससे करंट कितना पास कर रहा है, पूरे कॉम्बिनेशन से 2, और इसका वोल्टेज कितना है 120। तो बस अब और क्या लगाना है, 75R अपॉन 75 प्लस R इंटू आई, क्या I इंटू R V होगा, तो बस क्या पूरी लाइन में केवल R अननोन है, सॉल्व होकर R आ जाएगा। तरीके और भी हो सकते थे, जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली यही करो, लेकिन ये सबसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लगाया था क्या, मैंने ऐसे किया था 120 है तो यहाँ का करंट निकाल दिया। हाँ, मेहनत उतनी ही है, चाहे जो कुछ कर लो। इन्होंने किया 120 इधर है तो 120 इधर है, यहाँ का करंट ला दिया I1, और जब I1 आ गया तो हम 2 में से घटा दिए तो I2 आ गया, फिर I इंटू R 120 कर दिया, कर सकते हैं, ये भी बढ़िया है। I1 इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 75, 15 से कट जाएगा 8/5, तो बताओ 2 में से 8/5 घटाओ, ये कितना आ गया 2/5, 2/5। अब 2/5 का करंट इससे जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, वोल्टेज 120 है, तो IR को 120 कर दिया, तो इससे 300 आ गया। ये ज्यादा आसान है यार, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। क्लियर है भाई? हेलो, जी 3 बार कॉल आ चुका है, सर्विस के लिए कोई नहीं आता है। हाँ, इससे पहले 2 बार और आ चुकी है 15-15 दिन के अंतर में। सर्विस के लिए कोई नहीं आता है और AMC के लिए बस बात करते रहते हैं। नोट कर लिया भाई? तो यार एक रजिस्टर के अक्रॉस जब हम वोल्टेज लगाते हैं, है ना, तो उससे करंट पास करता है। अगर मैं पूछूं कि यार V वोल्टेज का मतलब क्या होता है, तो बहुत शुरू में हमने वोल्टेज की डेफिनेशन बनाई थी। वोल्टेज का मतलब होता है कि 1 कूलाम को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में कितनी एनर्जी मिलती है। नहीं, V क्या होता है, 1 कूलाम को मिली हुई एनर्जी। तो Q कूलाम के लिए कितनी एनर्जी होगी यार, एनर्जी गिवन बाय बैटरी फॉर Q कूलाम क्या होता है, एनर्जी गिवन बाय बैटरी Q कूलाम, वो कितना हो जाएगा QV। नहीं, इतना वर्क डन बैटरी किस पर करती है, Q चार्ज पे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं। अभी मैं कह दूं पावर कितना होगा डिलीवर्ड बाय बैटरी, डिलीवर्ड बाय बैटरी, तो वर्क डन और पावर में बस थोड़ा ही अंतर है। वर्क डन की यूनिट जूल होती है और पावर होता है जूल पर सेकेंड, यानी पावर हो गया dW बाई dt, तो वो हो जाएगा dQ बाई dt इंटू क्या V फिक्स है। dQ बाई dt क्या होता है I, तो ये क्या बन गया V इंटू I। तो कुल मिला के अगर किसी को V इंटू Q हजम होता है, जिसमें Q मल्टीप्लाई करते हैं कूलाम में, तो ये जूल में आता है, तो V इंटू आई भी हजम होना चाहिए, क्योंकि I होता है कूलाम पर सेकेंड। तो अब इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉट। यार इस टॉपिक में क्योंकि ओवरऑल फ्लो ऑफ चार्ज की बात नहीं होती, कैपेसिटर में ओवरऑल फ्लो की बात होती थी, तो ये फॉर्मूला ज्यादा रिलेवेंट था उस टॉपिक के लिए। इस टॉपिक में ये वाला फॉर्मूला ज्यादा रिलेवेंट है,
क्यों? क्योंकि करंट लगातार फ्लो हो रहा होता है। ये प्रेजेंट टेंस में बात चलती है, जबकि कैपेसिटर वाला टॉपिक पास्ट टेंस में होता है। मतलब कैपेसिटर में चार्ज फ्लो हो चुका होता है तब हम उसका डिस्कशन कर रहे होते हैं, और इस टॉपिक में करंट फ्लो हो रहा होता है तब हम डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब यहां हम इस बात को ना पूछ के ये बात करेंगे कि कितना पावर डिलीवर हो रहा है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब आमतौर पे हमें वोल्टेज पता होता है तो करंट नहीं पता होता, करंट पता होता है तो इस फॉर्मूले के हम दो लोग। अच्छा बताओ, ये पावर कहीं स्टोर होता है क्या? ये जो बैटरी वर्क कर रही है वो कहीं स्टोर होता है क्या? नहीं होता है। एज नो एनर्जी स्टोर्ड इन रजिस्टर, हेंस पावर गिवन बाय बैटरी इज इक्वल टू पावर गिवन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर लॉस्ट। पावर लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल हीटिंग। इसका नाम है जूल हीटिंग। जूल नाम के साइंटिस्ट ने इसका फॉर्मूला दिया था, इसलिए ये जूल हीटिंग है। और कितनी? तो पावर लॉस्ट V इंटू आई हो गया, यानी पावर लॉस्ट भी V इंटू आई है, पावर गिवन बाय बैटरी भी V इंटू आई है, क्योंकि एनर्जी कहीं स्टोर नहीं हो रही है। जितनी बैटरी पावर देता है वो पूरी कहां चली जाती है? जूल हीटिंग में। ये रजिस्टर गर्म हो जाता है ना। अब रजिस्टर गर्म हो जाता है तो आमतौर पे जितना ज्यादा हम ये पतला रजिस्टर बनाएंगे उतना ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करता है। मतलब जितना पतला वायर बनाएंगे उतना ज्यादा वो ग्लो करता है, चमक उसमें ज्यादा आती है। लेकिन जैसे जैसे तुम पतला बनाओगे तो खतरा ये हो जाता है कि वो मेल्ट करके गिर जाए। तो हम क्या कर देते हैं, अगर उससे रोशनी पैदा करना है तो हम उसको एक बल्ब बना के उसके अंदर से गैस हटा देते हैं, या इनर्ट गैसेस भर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि रोशनी पैदा होती है ना, और वो मेल्ट करके गिरता भी नहीं है। बेसिकली वो बर्न नहीं करता है, ऑक्साइड नहीं बनता है, इस वजह से वो बच जाता है, तो फिर वो उससे बल्ब बन जाता है। तो जब कभी हम लोग बात करेंगे यार कि किसी बल्ब का ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है, या बल्ब का गर्म होना किस पे डिपेंड करता है, या बल्ब की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, सबका लेना देना किससे है? जितना ज्यादा पावर बल्ब खर्च करेगा उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा, उतना ज्यादा उसकी रोशनी होगी। हर बात का लेना देना उसी से है। खैर, पावर का फॉर्मूला हमने VI लिखा है। मुझे बताओ V बराबर क्या होता है? IR। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? और I बराबर क्या होता है? V बाई आर। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर बाई। आमतौर पर यार पावर के ये दोनों फॉर्मूले ज्यादा फैशन में चल रहे हैं, क्योंकि या तो हमें I पता होता है तो V नहीं पता होता, V पता होता है तो I। तो ये पावर के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। और पावर का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा रोशनी, ये समझ लें। अगली क्लास मेरे ख्याल से हो जाएगा ये टॉपिक, और उसके अगली क्लास में अभी मैग्नेटिज्म होल्ड करके रे ऑप्टिक्स करा लेते हैं। बहुत लोगों का रे ऑप्टिक्स डिमांड है। रे ऑप्टिक्स कितने लोगों ने पढ़ चुका है? तुम में से पढ़ लिया है? कोई नहीं, तो सबको पढ़ना ही है। तो रे ऑप्टिक्स पहले खत्म कर लेंगे, फिर जो मैग्नेटिज्म EMI बचा है वो बाद में कर लेंगे। नोट कर लिया भाई लोग? कोई बल्ब में
तुमने देखा होगा यार, ऐसे लिखा रहता है 220 वोल्ट 100 वॉट। ये पहले जमाने वाले जो बल्ब होते थे उनमें ऐसा होता था। एलईडी बल्ब की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, एलईडी बल्ब की टेक्नोलॉजी अलग है, उसमें फिलामेंट गर्म करके नहीं प्रोसेस होता है, उसमें कुछ अलग प्रोसेस चल रहा है, वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है ना, वो लाइट एमिटिंग डायोड वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो फिलामेंट गर्म करके बल्ब बनाया जाता था, वो पुराने जमाने वाले बल्ब में ऐसा लिखा रहता था यार, इतना वोल्ट 100 वॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट देंगे, 220 वोल्ट देंगे तो वो 100 वॉट की रोशनी पैदा करेगा। तो क्या इसमें पावर फिक्स होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है, या इनमें से कुछ भी फिक्स नहीं होता? फिक्स का मतलब देखो यार, अगर 220 दोगे तो ये 100 वाट का पावर देगा, अगर 220 दोगे तो ये 100 वाट का रोशनी देगा। लेकिन अगर वोल्टेज ही 220 नहीं आ रही तो नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यार कुछ लाइन में खराबी आ गई तो वोल्टेज बहुत कम आता है, तो तुम्हें बस बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, उसका वो रेड हॉट दिखाई देता है, लेकिन बल्ब की वजह से कुछ नहीं दिखाई देता नहीं। तो इसका मतलब उस समय तो वो 100 वाट नहीं देता। इसका मतलब यहां जो पावर लिखा है वो डायनेमिक टर्म है, और जो वोल्टेज लिखा है वो भी डायनेमिक है। वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन, पता नहीं कितना वोल्टेज आ रहा है। आमतौर पे जो घरों पे सप्लाई आती है उसका पावर कितना होता है, उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, लेकिन ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है ना, 220 के आस पास रहता है, 220 25 30 इतना रहता है। तो यार अगर कोई कहे कि इसमें फिक्स क्या है, तो ना ये फिक्स है ना ये फिक्स है। अगर हम कुछ फिक्स बोल सकते हैं तो इस वायर का रेजिस्टेंस फिक्स, हालांकि वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन अपने मन से हमें आर को वेरिएबल नहीं मानना है। तो अगर मुझे कभी इस बल्ब का आर निकालना हो, तो अभी हमने P बराबर क्या पढ़ा है, V स्क्वायर बाई आर, तो आर बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बाई P, है ना। तो हमें V डायनेमिक टर्म पता है, P डायनेमिक टर्म पता है, लेकिन उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, R। R कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, है ना, जनरली इसको फिक्स माना जाएगा। बात क्लियर है भाई? अब तुम्हें R पता चल गया और ये वोल्टेज कितना भी हो तो तुम उसकी मदद से एक्चुअल पावर निकाल सकते हो। मान लिया सोचो कि अगर मैं कह दूं कि R पता चल गया है, वोल्टेज आधा आ रहा है इससे, तो पावर 1/4 हो जाएगा, यानी 100 वाट की जगह 25 वाट आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ पा रहे हो? आर फिक्स है, वोल्टेज आधा हो जाएगा तो पावर क्वार्टर हो जाएगा। वोल्टेज कुछ भी दे दे, तुम्हें आर पता है तो तुम उस समय उसका पावर निकाल सकते हो। बात क्लियर है भाई? चलो, हाँ मैं एक आध बार पहले भी जलाया, तुमने देखा नहीं यार जलते हुए हूं। ठीक, एक आर का रेजिस्टर है, वी का वोल्टेज है। सोचो आर रेजिस्टेंस का ये बल्ब ही है, बल्ब हो या रजिस्टर हो बात एक ही है। ये एलईडी वाला है, इसका पता नहीं सिस्टम ही क्या है, कभी जलता है कभी नहीं जलता है, कोई नियम नहीं इसका। लेकिन उन बल्ब का नियम बिल्कुल फिक्स होता था। उस बल्ब में वो जो फिलामेंट लगा होता है, अगर वो कभी टूट जाता था तो बल्ब फिर दोबारा नहीं जलता था आमतौर पे। लेकिन कुछ टेक्निकल लोग होते थे उसको जला देते थे, मतलब लगे लगे तो नहीं जल सकता है, तो उसको क्या बल्ब को निकाला करता था, मैंने किया कई बार। फिर वो फिलामेंट को किसी तरह से घुमा फिरा के वो दोनों टर्मिनल टच करा देते थे, और फिर बिल्कुल बल्ब को बिना हिलाए सॉकेट को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता था अंदर से कि उसी एंगल पे वो लग जाए, क्योंकि जैसे एंगल बदला तो फिलामेंट फिर से हट जाएगा। बिना हिलाए उसको लगा के जला देते थे, और कई बार तो वो सालों साल जलता रहता था, बस फिलामेंट टच कराना पड़ता था। फिर कई बार क्या होता है कि फिलामेंट टूट के गिर जाता है, मतलब वो बर्न करता है अंदर से, मेल्ट करके क्रैक होके गिर जाता है। अब उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसका एक लास्ट तरीका होता था उससे कुछ थ्रिलिंग करना, मतलब बल्ब को तोड़ा जाता था, फिर उसके गिरे हुए फिलामेंट को जोड़ दिया जाता था, और उसके बाद होल्डर में लगा के बटन बस ऐसी दूर से ऑन कर देते थे। तो जैसे ऑन करते तो फिलामेंट एक बार ग्लो करता था तेजी से। अब क्योंकि वो इनर्ट गैसेस या वैक्यूम में नहीं है, बाहर से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, तो वो मेल्ट कर जाता, तुरंत बंद करता था, मेल्ट करता, तो मतलब वो धमाका देखने में मजा आता था। तो ये भी एक चीज होती थी उसमें। तो ये रजिस्टर है या मान लो बल्ब है, मुझे बताओ एक रजिस्टर है कितना पावर डिलीवर करेगा, V स्क्वायर बाई आर।
नहीं, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, दो रजिस्टर हैं। मैं अगर पूरे सर्किट का पावर डिलीवर्ड पूछूं सर्किट का, तो तुम क्या बोलोगे? यही V की बैटरी है लेकिन दो रजिस्टर लगे हैं, क्या लिखोगे? V स्क्वायर बाई 2R। N रजिस्टर हैं तो NR। अच्छा मुझे बताओ, एक बल्ब में ज्यादा पावर था या दो में मिला के? दो में मिला के कम हो गया, यानी दो बल्ब आने से फायदा नहीं हुआ है, रोशनी कमी हुई होगी। क्यों? पावर कम हो गया। अच्छा ये तो बात होगी पूरे सर्किट का। अब मैं पूछूं कि यार इसके एक बल्ब का पावर ऑफ वन बल्ब, पता है एक बल्ब का पावर कितना होगा? इसके एक बल्ब का पावर कितना होगा? कितना? अच्छा, एक का V स्क्वायर बाई आर और दो का V स्क्वायर बाई 2R, ये हजम होने वाली बात है यार। पहले तो मुझे बताओ, क्या ये जो वोल्टेज V है वो इस बल्ब को मिल रहा है क्या? ये जो वोल्टेज V है वो दोनों को मिला के मिल रहा है। क्या एक बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा? V/2। तुम भूल गए यार कि अगर V का वोल्टेज एक से ज्यादा रजिस्टर में लगाया जाता था तो वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता था। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में कितना आएगा? V/2 V/2। क्या ये बात जनता को हजम हो पा रही? अरे भूल गए क्या यार, 1:1 के रेशियो में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोनों में मिला के वोल्टेज V है तो एक में कितना आएगा? V/2। तो एक बल्ब का पावर होगा V/2 स्क्वायर बाई R, यानी कितना? V स्क्वायर बाई 4R। ये बात क्लियर करना है यार, ये एक बल्ब का पावर है और ये पूरे सर्किट का पावर है। ये पूरे सर्किट का पावर है या एक बल्ब का है? सर्किट का। अगर मैं इसके एक बल्ब का पावर निकालूं, एक बल्ब का, तो क्या आएगा? V/N का होल स्क्वायर बाई R। यानी वो एक बल्ब का, अगर एक बल्ब अकेला होता तो पावर V स्क्वायर बाई R होता, लेकिन अगर इतने सारे बल्ब हैं तो एक बल्ब का पावर V स्क्वायर बाई N स्क्वायर R है, एक बल्ब का पावर। यानी यार ये एक बल्ब ये पूरे सर्किट से भी ज्यादा ग्लो करेगा। जो झालर वाले बल्ब होते हैं, झालर वाले बल्ब, वो आमतौर पे एक से ज्यादा बल्ब सीरीज में लगाए जाते हैं, है ना। अब जब एक से ज्यादा बल्ब लगाए जाएंगे सीरीज में तो सबको जो वोल्टेज मिलेगा वो 220 नहीं मिलेगा, और वो बनाए भी इसी हिसाब से जाते हैं कि वो कम वोल्टेज में चलें, तो उसमें बहुत ज्यादा रोशनी नहीं होती, बस वो हर बल्ब जलता है, बस इतने अपने आप में होता है। अगर कोई पूछे यार कि पूरी झालर में जितना पावर जनरेट हो रहा है, अगर उसके एक बल्ब को निकाल के 220 दे दिया जाए, ऑब्वियसली वो उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया, लेकिन जब भी जलेगा तो वो पावर बहुत ज्यादा देगा। यानी यार एक बल्ब निकाला जाए उसमें तो जो रोशनी पैदा होगी वो इन सब की मिला के जो रोशनी पैदा हो रही है उससे भी ज्यादा होगी। हालांकि वो उतने के लिए डिजाइन नहीं होता है तो वो ब्लो कर जाता है जब भी एक ऐसा लगाया जाता है। क्या जनता समझ पा रही है? चलो अब यही बात यहां करते हैं। एक बल्ब का पावर कितना होता है? V स्क्वायर बाई R। मैं कह रहा हूं पूरे सर्किट का पावर क्या होगा? यार R और R का इफेक्टिव कितना हो गया? R/2, तो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R/2, या कितना? 2V स्क्वायर बाई R। ये सर्किट का है या एक बल्ब का? एक बल्ब का क्या होगा? V स्क्वायर बाई। यहां अच्छी बात है कि जितना ये वोल्टेज इस समय एक रजिस्टर को मिल रहा था, उतना ही वोल्टेज इसको भी मिल रहा है, उतना ही वोल्टेज हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सब आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं। ये बात तुम्हें पता है? हमारे घर पे जो लाइन आती है उसके जो दो वायर होते हैं उनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? 220 वोल्ट। और वही लाइन पूरे घर से पास करती है, हर डिवाइस को उन्हीं दोनों वायर के बीच में लगाया जाता है। हर डिवाइस जो हमारे इंडिया में बिकता है घर के लिए स्पेशली, वो कितने वोल्ट के लिए डिजाइन किया जाता है? 220 वोल्ट के लिए हर डिवाइस। तो बस वो 220 की लाइन हर कमरे में पास करती है और उसी के पैरेलल में हर डिवाइस लगा रहता है। बात समझ रहे हैं? यानी जैसे
एक बल्ब ये लगा, एक बल्ब ये, तो हर बल्ब इंडिपेंडेंटली वही पावर देगा जितने के लिए वो बना है। बात क्लियर है? तो अगर ऐसे ऐसे n बल्ब लगे हैं तो कितना पावर होगा सर्किट का? हाँ, वो हो जाएगा NV²/R। एक बल्ब का कितना होगा? क्या जनता समझ पा रही है? अब तुम कह सकते हो ये बल्ब है, ये फैन है, ये सबका अपना पावर इतना ही होगा। क्लियर भाई? फैन में पावर लॉस नहीं होता, वो यूज होता है मैकेनिकल एनर्जी में। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नोट करना है? नोट तो कर लो। अच्छा, रे ऑप्टिक्स अगर MW में स्टार्ट होती है, किसी को दिक्कत है? अरे MW है। नोट कर लिया भाई? एक 20 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है 3 बल्ब में। बता यार, किस बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी? नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये 3 बल्ब हैं यार, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है और ये बल्ब 3 है। इन 3 बल्ब में किस बल्ब की रोशनी सबसे ज्यादा होगी? 2 वाले। लॉजिक? नहीं, मैं पूछ रहा हूं वही, पावर क्यों ज्यादा होगा? क्यों? पावर का फॉर्मूला V²/R लगा रहे हो क्या? मुझे बता यार, V²/R लगा रहे हो तो क्या तीनों को वोल्टेज सेम मिल रहा है क्या? तो V²/R लगाना वर्थ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको वोल्टेज में क्या मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, वो हमें पता है क्या? वो निकालना ही अपने आप में एक काम है। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए सही फॉर्मूला क्या है? I²R। क्यों? क्योंकि हम गारंटी से कह सकते हैं जो करंट यहां से पास करेगा वही यहां से, वही यहां से। तो पावर बराबर I²R में हम गारंटी से कह सकते हैं I क्या है? सेम है। I क्या है? सेम है। V²/R क्यों नहीं? क्योंकि सबको V थोड़ी मिल रहा है यार, V तो पूरे सर्किट को मिल रहा है। ये बात क्लियर रखें। तो बता यार, किसका पावर ज्यादा होगा सबसे? यार क्या पावर R के प्रोपोर्शनल हो गया तो पावर ऑफ थर्ड ज्यादा होगा, पावर ऑफ सेकेंड कम होगा और पावर 1 सबसे कम होगा। कंपैरिजन करने के लिए फॉर्मूले 2 दिए गए हैं तो दोनों का मतलब है, हर जगह सब सेम फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हाँ, कोई कहे सर्किट का पावर बताओ तो तुम R इफेक्टिव निकाल लो और V²/R लगा दो, क्योंकि पूरे सर्किट में वोल्टेज V है। क्या जनता समझ पा रही है? पावर कंपैरिजन इससे नहीं होगा। बताओ यहां पर इसको मैं 1 कह लूं, इसको 2 कह लूं, इसको 3 कह लूं, किसका पावर सबसे ज्यादा होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे?
क्यों? इस बार हम गारंटी से कह सकते हैं कि V सबके लिए क्या है, सेम है, तो जिसका R कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, यानी इस बार P1 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद P3 होगा और उसके बाद P2 होगा। बात क्लियर है? P1 P3 से आगे निकल गया है, यहां P3 जा आगे था। नोट कर लिया वैल्यू? अब यहां पे कोई कहते यार कि किसका पावर ज्यादा होगा, या ऐसे कहते किसमें हीटिंग ज्यादा होगी, क्या ऐसे कहते किसका ग्लो ज्यादा होगा, या ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, सबके आंसर सेम ही है। जहां पावर ज्यादा वहीं हीट ज्यादा, वहीं ग्लो ज्यादा, वहीं ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है, पिछले जितने